नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द क्लासमेट गुरु में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू का महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिया गया है, जो आपके एग्जाम से प्री और मेंस के दोनों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं कवर करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को उससे रिलेटेड जो एजेंसी हैं या तो वैसी फैक्ट चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टि से, उसको भी साथ में बतलाता चलूँगा। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इसके हाईलाइट देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों को न्यूज़ हाईलाइट पढ़ाना है उसके बारे में। पहला आपका है सीजर ऑफ द कार्गो बाय इंडिया अनजस्टिफाई। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि यह अनजस्टिफाई है, तो इसके बारे में हम लोग अंदर जिक्र करेंगे। दूसरा आपका महत्वपूर्ण न्यूज़ है नेशनल डैम पैनल टू एग्जामिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट ऑन मार्च 6। यह जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है इसका एग्जामिन करने के लिए 4 मेंबर सदस्य बनाए जाएंगे, और जो कि इसको एग्जामिन करेंगे, आप लोग जानते हैं 2019 में इसकी स्थापना उद्घाटन किया गया था, तब से यह विवाद में है और यह आपके यूपीएससी एनडीए सीडीएस के एग्जाम में आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर न्यूज आर्टिकल मेन इम्पॉर्टेंट आपका है माउंटेन ऑफ द प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालय स्टेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के जो ऊपर का भाग है यह हिमालय वाला एरिया, यहाँ पर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर प्लास्टिक जो है उसकी इतनी विकराल स्थिति हो गई है कि वह चोकिंग के अवस्था में पहुंच गया है, यानी बहुत गंभीर स्थिति में चला गया है। फिर अगला न्यूज आपका है ब्लडी थर्सडे इजराइल एलाई कैन नॉट अवॉइड ब्लेम फॉर द सिचुएशन इज गाजा। जो इजराइल के एलाई हैं यानी सहयोगी हैं, जो उसका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए जो थर्सडे को जो वहाँ पर ब्लडी स्थिति देखने को मिली थी, उसको कैन नॉट अवॉइड किया जा सकता है सिचुएशन जो कि गाजा में उपजी है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण न्यूज है ए वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आपके नरेगा आया था, आपका नरेगा आया था, और चूंकि यह 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया, तो मनरेगा की ही तरह महिलाओं के लिए जो अर्बन सेक्टर है वहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लाने का प्रावधान चल रहा है, उसी पर जिक्र है। तो इसको हम लोग इस न्यूज़ को डिटेल में कल कवर करेंगे, आज मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। और अगला खबर आपका ढाका नोबेल लॉरिएंट यूनुस ग्रांटेड बेल इन बांग्लादेश। जो गमन का केस उनके पर लगाया गया था $2.3 मिलियन का, और यूनुस खान के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या उनका योगदान है और किस लिए उन्हें जेल हुआ था, इसके बारे में। फिर अगला आपका है मेनी ओपेक प्लस नेशन एक्सटेंट ऑयल कट टू बूस्ट प्राइस। आप लोग जैसा जानते हैं, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स और बार बार कवर कर रहे होंगे, तो कार्टेल एक कंसेप्ट आता है, और यह जो कार्टेल कंसेप्ट होता है जब कोई प्रोडक्शन करने वाली कंपनी या तो इकाई या तो देशों का समूह जब किसी प्रोडक्शन पर कैब लगा दे तो वहीं पर और प्राइस को मैनिपुलेट करे, तो उसी को कार्टेल की स्थिति कहा जाता है। तो इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे कि ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है और इनकी रणनीति क्या है, और इस रणनीति के थ्रू क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार पर अथवा भारत के संदर्भ में भी हम लोग जिक्र करेंगे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है आपका कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, जो हाल ही में खबरों में थी, का निर्माण किया गया था। यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका यूपीएससी सीडीएस एनडीए सीडीएस में आया हुआ है 2019 में, तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे चल के हम इस पर जिक्र भी करेंगे। इसी से रिलेटेड एक हमारा
आर्टिकल है। पहला आपका ऑप्शन है केरला, बी आपका ऑप्शन है गुजरात, सी आपका है तेलंगाना और डी आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र। यहाँ पर तेलंगाना की जो गठन किया गया था 2 जून 2014 को। तो आप इन चारों में जो सही ऑप्शन है उसे आप लोग बतलाएंगे। उससे पहले हम आर्टिकल चालू करें, आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि आप लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं कि हमारे जो नॉट सब्सक्राइबर हैं ये 72.7% लोग जो हैं ऐसे ही वॉच करते हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं वे आपके उनकी संख्या कम है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। पहला आपका है आर्टिकल, सीजर ऑफ द कार्गो बाय इंडिया अनजस्टिफाई पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर आपका है जो वहाँ का यह आरोप लगाया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि यह जो है यह आपका अन्यायपूर्ण है जो भारत के द्वारा सीज किया गया है, क्योंकि यह जो कार्गो जा रहा था, पाकिस्तान कह रहा है जो कार्गो जा रहा था चाइना से कराची, यह कमर्शियल यूज के लिए था, कमर्शियल यूज के लिए था। जबकि इसमें जब जांच किया गया भारतीय कस्टम एजेंसी के द्वारा तो यह पूरी तरह ऐसी चीज़ें पाई गई जो कि इनजस्टिफेबल, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनलीगल चीज़ें थी। जो MTCR, अगर आप लोग कल का मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसके जो मानक हैं उनका सीधे सीधे वायलेशन करती हैं। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान अपना सफाई दे रहा है। जानते ही हैं जब पाकिस्तान का शुरू से ही है कि मैं भारत को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करूं, और चाइना भी इस क्षेत्र में आपका लगा रहता है। तो उसी पर है, चूंकि आप लोग अगर पहले का वीडियो फॉलो किए होंगे तो इसके बारे में एकदम डिटेल में दिया गया है, बतलाया गया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। नेशनल डैम पैनल टू एग्जामिन कलेश्वरम प्रोजेक्ट ऑन मार्च 6। यह जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं बतलाया हूं कि 2021 में UPSC CDS द्वारा CDS के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो यह न्यूज़ जो है हैदराबाद से है, वहाँ से आई हुई है। और गवर्नमेंट जो वहाँ की है, स्टेट गवर्नमेंट एक पैनल का गठन कर रही है जिसमें आपके 5 मेंबर सदस्य होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जो वहाँ पर देखेंगे कलेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में। और यह जो लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इरिगेशन लिफ्ट प्रोजेक्ट, यह विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट प्रोजेक्ट है और यह इतनी बेसिन कवर करती है कि इसका एशिया में 6 नंबर का स्थान है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको आपका विद इन 4 मंथ में इसको अपनी रिव्यू देना है। और जब यह 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल के द्वारा, उसी के बाद यह एनजीटी में यह मामला पहुंचा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और एनजीटी की स्थापना जो हुई थी आपका 2010 में हुई थी और यह संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया था। तो एनजीटी ने इसे अवैध करार दिया था, यानी कि यह बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा लॉस था। आप लोग जैसे जानते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह नदी है, यह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी वह नदी है जो नासिक जिला महाराष्ट्र के त्रयंबक से निकलती है, उद्भव होती है और इसकी कई सहायक नदियां हैं। उस नदियों पर मिलाकर यह डैम बना हुआ है जिसमें आपका वर्धा है और पैनगंगा और वैनगंगा नदियां हैं। इसके संगम तट पर यह बनाया गया है। तो इसको आप लोग बस एक मॉनिटर कर लीजिएगा और इसके थ्रू कई ठो अभ्यारण्य गुजरते हैं। तो आप लोग एग्जाम के दृष्टि से जो नदी या डैम गुजर रहा है, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, माउंटेन ऑफ प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालय स्टेट।
जैसे आप लोग जानते होंगे सप्लाई चेन, उसी तरह आप लोग एक चीज और जानते होंगे, फूड चेन। इसी के बारे में इसमें डिटेल में बतलाया गया है आपका। द प्लास्टिक इज अनक्विटेबल एवरीवेयर। यह जो प्लास्टिक है वो आपका हर ओर मौजूद है, जितने भी हिमालय, चूंकि यह पूरा फोकस आपका हिमालय पर किया गया है, तो हिमालय में यह, और यह नॉन डिग्रेडेबल है और फ्रेंजेबल है आपका ए लार्ज नंबर ऑफ। और इसको जो वहाँ पर डाटा निकला है, उस डेटा के अनुसार जो आपका विक्की जी थोड़ा यहाँ पर जो लेग है और स्ट्रीम है, जो कि आप जानते हैं, जैसा ग्लेशियर हमारे जो हिमालयी स्टेट हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं उसमें भी आपके माइक्रो प्लास्टिक के रूप में प्लास्टिक पाया गया है। और जब ग्लेशियर नदियों के रूप में कन्वर्ट होता है तो उन नदियों के माध्यम से वो प्लास्टिक पाया गया। और इसमें यह बतलाया गया है आपका कि जो हाईएस्ट पीक है हिमालय का, आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, वहाँ तक माइक्रो प्लास्टिक देखा गया है। माइक्रो प्लास्टिक इन सेंस में आप देखते होंगे आपके अगल बगल जो प्लास्टिक की बोतलें हैं या अन्य चीज़ें, उसे फेंक दिया जाता है, ऐसा ही उसे रिसाइकिल या रीयूज के रूप में नहीं लिया जाता है। और जब वह फेंक दिया जाता है सड़क रोड के किनारे पर, तो वह धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में वह कन्वर्ट हो जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है तो बारिश आती है। बारिश आती है तो यह जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यह हमारी नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। और पुनः वह समुद्र से, जैसे आप लोग जानते हैं कि वाटर ऊपर एयर के रूप में जाता है, फिर उसके बाद वह कन्वर्ट होता है, तो वह ग्लेशियर फार्म में जगह जगह वह पाया जा रहा है। और जितनी भी मछली हैं आपकी, मछली या तो जलीय जीव, उनके आहार श्रृंखला में वह पहुंच जा रहा है। और आहार श्रृंखला के बाद जो मानव इस मछली को उपभोग करते हैं वह भी प्लास्टिक को किसी न किसी रूप में अपने आहार में ले लेते हैं। यहाँ तक जो माँ होती है, वह माँ अगर दूध को अपने बच्चे को पिला रही है तो उस दूध में भी माइक्रो प्लास्टिक के अंश देखे गए हैं। अभी रिसर्च में ऐसा आया है। तो सोच लीजिए प्लास्टिक कितना बड़ा हानिकारक के रूप में हमारे देश में उभर रहा है, या विश्व लेवल पर यह बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि चोकिंग पॉइंट है। और जुलाई 2022 में इस पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं गवर्नमेंट फेल्योर या तो पॉलिसी फेल्योर कहिए, यह कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और यह पूरी तरह से अभी भी कई राज्यों में स्थानीय लेवल पर जो लोकल बॉडी हैं वहाँ पर कई कानून बनाए गए हैं। जैसे कि केंद्र में कोई कानून होता है, 2016 में कई कानून बने हैं, उस कानून बनाने के चलते राज्य लेवल पर जब यह अम्ब्रेला कानून बन जाता है तो राज्यों में जो कानून बनाया जाता है इसी के अंतर्गत, तो कई राज्य की जो म्यूनिसिपल बॉडी हैं वहाँ पर वह कानून बनाया गया और वह कानूनों के तहत वहाँ पर वह रोक अपने स्थान पर लगाए हुए हैं। और यह इंडियन हिमालय रीजन इम्पैक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी विच हैव एन एडवर्स impact on the fresh water source that community downstream depend। यह जो है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी, जो आपका माइक्रो प्लास्टिक है, यह कहीं ना कहीं हमारे एयर को भी पॉल्यूशन करता है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर या वाटर को भी प्रदूषित करता है और आपके सॉइल को भी, यानी मृदा जो हमारी मिट्टियां हैं उनको भी पॉल्यूटेड करता है। और इसका जो है आपका एडवर्स इफेक्ट या इम्पैक्ट, यानी कि निगेटिव प्रभाव आपका हमारे बायोडाइवर्सिटी पर पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो कुछ दूरी पर आप यहाँ से जाएंगे इधर बदरपुर के तरफ, तो वहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में है और वहाँ से बहुत मीथेन की गैस रिलीज होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके सांस लेने में भी दिक्कत आती है।
रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी एक शहर बनता है भारत में, शहर का दो चार शहरों का उदाहरण छोड़ दीजिए, तो बकिया जितने भी शहर हैं वह आपके अनप्लान हैं। और वहाँ पर क्या स्थिति होती है कि जब भी वह शहर छोटे रूप में वह शहर बसने लगा, कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ पर कई प्रकार के पुल इफेक्ट काम करते हैं। अगर आप लोग पॉलिसी पढ़े होंगे तो पुल इफेक्ट के तहत जो गांव से लोग आते हैं कमाने के रूप में, वहाँ पर आपका जो मलिन बस्तियों का या वैसे बस्तियों का निर्माण होता है, और जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है उनको, उनके द्वारा भी आपके जो अनप्लान अर्बेनाइजेशन है इसमें काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट आपका इन्वायरमेंट के लिहाज से, या तो आपके प्लास्टिक या अन्य चीज़ों में देखा जाए तो काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट वह डालते हैं। चेंजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लास्टिक वेस्ट क्रिटिक इंडियन हिमालय रीजन। जो प्लास्टिक का आपका उपभोग है और उसका प्रोडक्शन है, जैसे आप लोग जानते हैं 3R होता है, और इसका यही तात्पर्य होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको घटाइए, और रीयूज। रीयूज का मतलब कि जो भी आपके पास आप लेकर आए हैं प्लास्टिक वाला आइटम, उसको पुनः आप प्रयोग कीजिए। और फिर उसके बाद तीसरा आता है आपका रिप्रोडक्शन, मतलब उसी चीज़ को दोबारा प्रोडक्शन कीजिए। चूँकि इसमें समस्याएं आती हैं, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन होता है, तो इसलिए। और जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है या गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसमें, और जो कि रिसाइकिल, उसमें काफ़ी अंतर पाया गया है। जबकि आप चाइना देखेंगे या विश्व के अन्य देश देखेंगे तो चाइना की स्थिति यह रही है कि शुरू में रिसाइकिल करने के लिए वह विश्व से इंपोर्ट करता था अपने यहाँ, और बाद में स्थिति ऐसी हुई कि वह प्रतिबंध लगा दिया, और जो उसके यहाँ जो प्लांट लगे हुए थे वह उसके घरेलू चीज़ों को रिसाइकिल करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। और यह जो डाटा रिसेंटली जो रिपोर्ट किया गया है, यह सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी SDC फाउंडेशन जो है देहरादून, इसी के द्वारा हाईलाइट किया गया है, जो उत्तराखंड में आपका प्लास्टिक वेस्ट के बारे में है। नो सरप्राइज, ऑलमोस्ट द माउंटेन स्टेट फेस ए सिमिलर सिचुएशन। जितने भी आपके हिमालय के माउंटेन स्टेट हैं वहाँ पर एक ही प्रकार के सिमिलर सिचुएशन आपका देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपका दिया गया है, इसके लिए जो रिसेंटली जो है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है नोटिस जारी किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह आपका अधिनियम 1974 में आया था, और 1974 में ही इसकी स्थापना की गई थी, और यह परीक्षा में पूछ भी देता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किया गया था, जो लाहौल और स्पीति के कमिश्नर हैं उनको भी, और पंचायत ऑफ कोस्कर हिमालय प्रदेश ऑन द वेस्ट डंपिंग इन इको सेंसिटिव एरिया। आप लोग जैसा जानते हैं हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वह आपका इको सेंसिटिव जोन में आता है, और उत्तराखंड का भी। तो वहाँ पर जो इको सेंसिटिव एरिया थे वहाँ पर जो वेस्ट डंपिंग का मतलब होता है जो कूड़ा या प्लास्टिक है उसको ले जाकर जो इको सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर डंप कर देना, उनको वहाँ पर डाल देना, जिससे वहाँ की जो इको सिस्टम है वह पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। और यहाँ पर बतलाया गया है आपका हिमालयन क्लीन अप 2022 वेस्ट ऑडिट जो हुआ था उसका रिजल्ट जो शो किया गया था वह 92.7% ऑफ ट्रेस वाज प्लास्टिक विथ 72% वेस्ट बीइंग नॉट रिसाइकेबल। मतलब कि आपका 92% लगभग जो ट्रेस किया गया था, और यह पाया गया था कि 72% आपके
रिसाइकिल नहीं किए जाते हैं, यानी कि 28% आपका रिसाइकिल किया जाता है। चूँकि इसमें और बहुत सारे दिक्कतें हैं, जब एक्चुअल डाटा देखा गया तो यह पाया गया कि जो आपका था वो लगभग 20% से भी कम भारत में प्लास्टिक का जो रिसाइकिल किया जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। लीगल मैंडेट फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या वैधानिक उपाय बनाए गए हैं उसके बारे में बतलाया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है आपका 2016, इसी को आपका अम्ब्रेला रूल भी कहा जाता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM रूल 2016, फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR 2022। यही जो रूल है, इसी के तहत जो राज्यों में लोकल बॉडी होती हैं वह अपने यहाँ कानून बनाती हैं। अगर आप त्रिपुरा देखेंगे या अन्य राज्य देखेंगे, देखिए यहाँ पर मिजोरम है, वहाँ पर आइजोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने 2019 में लॉ बनाया था अंडर PWM 2019, और त्रिपुरा हैज मेड पॉलिसी फॉर चेंज द इन एक्ट म्यूनिसिपल बाय लॉ एंड हैज स्टेट लेवल टास्क फोर्स फॉर एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक। जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, जो थैले होते हैं, उसको पूरी तरह वहाँ बैन करने के लिए, एलिमिनेट यानी कि कम करने के लिए वहाँ पर एक टास्क फोर्स बनाया गया था, और आपका अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी इसी के तहत कानून बनाए गए थे। प्लगिंग डाटा गैप इन वन स्टेप, यहाँ पर आपका बतलाया गया है कि जो बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है वहाँ पर भी आपके काफ़ी प्लास्टिक की मौजूदगी देखी जा रही, और उसके चलते बहुत ही इकोसिस्टम पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और आपका जो डेटा शो करता है, यह डेटा जो कि आपके लैंड फिल हैं ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं विथ द मिक्स वेस्ट। जो कि मिक्स वेस्ट का मतलब यही है कि प्लास्टिक और अन्य चीज़ें जो आपके डिग्रेबल है और नॉन डिग्रेबल है, सभी को एक ही के साथ लोग कचरा के रूप में फेंक देते हैं, और जिसके चलते आपका सॉइल जो होता है वो पूरी तरह आपका खराब हो जाता है, यानी कि वह पॉल्यूटेड हो जाता है। यही है आप लोगों का, और इसको आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हायर कास्ट ऑफ EPR ऑपरेशनलाइज इन द माउंटेन रीजन, इसके द्वारा जो माउंटेन रीजन में है वह बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। वेरी फ्यू स्टेट हैव इनेक्ट मॉडल बाय लॉ एंड वेरी फ्यू लोकल बॉडी themselves have made by law to operationalize the mandate। जो कानून बने हुए हैं उनके द्वारा बहुत ही कम आपके राज्य हैं जो कि इसके द्वारा कानूनों को फॉलो करते हुए अपने यहाँ कानून बना रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही निगेटिव है। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। ब्लडी थर्सडे, या आपका एडिटोरियल में बहुत छोटा ही था तो इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं गाजा जो है आपका वहाँ पर जो है इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है, तो फ़लस्तीन में लोग इकट्ठा हुए थे, गाजा सिटी में इकट्ठा हुए थे 29 फरवरी को लोग, और वहाँ पर आपका फूड वितरित किया जा रहा था संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। तो वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए उन पर इजराइल के सैनिकों के द्वारा ओपन फायर किया गया, और जिसके चलते काफ़ी संख्या में लोग आपके लगभग 112 लोग आपके मार दिए गए और लगभग 700 लोग
इंजर्ड हो गए। ओपन फायर करने का मतलब आप लोग जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं, तो वो एक तरह से ओपन फायर है। तो वैसे ही वहाँ पर ओपन फायर किया गया, जबकि वे लोग एकदम निर्दोष थे और वे लोग अपने भोजन के लिए जो वितरित किया जा रहा था एजेंसियों के द्वारा, उसको लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इसी पर यह खबर है, आप लोग इस खबर को देखिए और इसका मैपिंग के थ्रू इसे जानिए। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, आप लोग जानते होंगे भारत में आरआरबी जो है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी 2 अक्टूबर को। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह आपका माइक्रो क्रेडिट, जो वहाँ की बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट जो था हुआ था, और यह हेल्प करने के लिए पुअर लोगों के लिए, तो उसी को नज़र में रखते हुए आपका आरआरबी का गठन किया गया था। और इसके जो सूत्रधार थे वह आपके यूनुस खान थे, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनको वहाँ पर $2.3 मिलियन का गबन के आरोप में वहाँ की जो कोर्ट है उसके द्वारा सज़ा, सरकार के द्वारा सज़ा सुनाया गया था, और उनको अभी हाल ही में उनको बेल मिल गई है, यानी कि उनको बाहर वह निकल गए हैं, ग्रांटेड बेल इन दैट केस टू। इस केस में उनको बाहर किया गया था, और यह केस उनको क्या था कि 2.3 मिलियन जो डॉलर था वह गबन का आरोप लगाया गया था, और यह 6 मंथ के लिए इनको जेल हुई थी। अगला आपका है, शहबाज शरीफ बिकेम द पाकिस्तान पीएम फॉर सेकेंड टाइम। दूसरी बार, यानी कि 2022 में यह पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, फिर दूसरी बार यह पुनः वहाँ की जो PLMN जो पार्टी है आपकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसी पार्टी ने वहाँ पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपकी जो इमरान खान जो इस समय जेल में बंद हैं उनकी पार्टी थी। तो चूंकि दोनों तरफ से वहाँ पर असेंबली में वोट हुआ, और PMLN जो लीडर हैं यह 201 वोट सिक्योर किए थे, जबकि PTI बैक जो ओपोनेंट थे उमर अयूब खान, इनको मात्र 92 वोट प्राप्त हुए थे। तो इसलिए बहुत इजीली रूप में आपके यही शहबाज शरीफ हैं, यह वहाँ के प्रधानमंत्री बनने हुए हैं, और यह जो हैं आपके नवाज शरीफ के भाई हैं। और नवाज शरीफ आप लोगों को याद होगा तो यह कई बार आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, और अभी हाल ही में यह पाकिस्तान वापस आए हैं, और वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में कोई भी पार्टी थी उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, क्योंकि आपके जो PTI थी, PTI को सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोट मिले थे, और इनका यह 24वें प्रधानमंत्री आपके होंगे। अगला आपका खबर है, मेनी ओपेक प्लस नेशन एक्सटेंड टू ऑयल कट बूस्ट प्राइस। आप लोग जैसा जानते हैं, अगर आप लोग सप्लाई और डिमांड, जैसे आपका है सप्लाई और डिमांड, अगर चूंकि सप्लाई यहाँ है और डिमांड यहाँ है, तो वहाँ पर क्या होगा कि प्राइस डाउन होने लगेगा। अगर आपका डिमांड यहाँ पर है और सप्लाई यहाँ पर है, तो जो यह अंतर आएगा उसके चलते क्या होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने लगती है। और ऐसा जो ओपेक कंट्री है, ओपेक आप लोग याद रखिएगा, इसका जो गठन किया गया था यह बगदाद समझौते के अंतर्गत 14 सितंबर 1960 में किया गया था, और इसकी जो हेड क्वार्टर है आपका वह वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसी ने जो ओपेक प्लस कंट्री हैं, ओपेक में आपका लगभग 10 हैं और लगभग 12 हैं, और आपके 10 प्लस जो कंट्री हैं जो अदर रूप में इसमें शामिल हैं, इसी चलते इसे ओपेक प्लस कहा जाता है। तो उन्होंने अपना अनाउंस किया था कि 2023 में वह अपने जो प्रोडक्शन है ऑयल का उसको धीरे धीरे कट करेंगी,
और कट करने के चलते जब सप्लाई आपका मार्केट में कम होगा तो उसके चलते क्या होगा कि प्राइस बढ़ने लगेगा, और प्राइस बढ़ने लगेगा तो जो ओपेक प्लस कंट्री हैं यह मुनाफे में आएंगी। यही इस खबर का मेन है, और इसमें फैक्ट दिए हुए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। पुनः आप लोगों से यह मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और साथ में उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज़ और हम लोग बतला देते हैं कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है आपका, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या तो आपका वनडे एग्ज़ाम एसएससी या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें जो है कि आपका एनसीईआरटी का जो रोल होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और इस रोल को देखते हुए हमारी संस्थान जो नोटबुक आईएएस है वह आपका एनसीईआरटी जो बैच लॉन्च की है, जो एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और यह बेसिक टू एडवांस है और यह बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब यही होता है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो वह आपका 6 से लेके 12 तक है, जो कि आपके बेसिक जो आपकी तैयारी है उसको काफ़ी मजबूत करेगी। अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया तो आप फैक्ट या कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह अगर आपका कोई भी चीज़ तैयार नहीं है, कोई भी पोर्शन, तो फिर बाद में उससे फैक्ट याद भी करेंगे तो आपको कुछ समय के बाद वह भूल जाएगा। जबकि अगर आप उस चैप्टर के बारे में पूरा जान गए और उसके बाद अगर आप फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट करके आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आइए हम लोग द क्लासमेट गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि कुछ सुधार करना पड़े तो हम लोग धीरे धीरे उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ें। और गूगल प्ले स्टोर में जाइए, द क्लासमेट गुरु वहाँ पर टाइप कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा जो है वह 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है पेपर आउट होने के चलते। तो उसको आप लोग जो भी इसमें प्रतिभागी हैं वे लोग अपने आप को बाहर ना समझें और वो 120 प्लस वह अपना एग्ज़ाम में सिक्योर करने का प्रयास करें। क्योंकि जब भी कोई परीक्षाएं का पेपर आउट होता है या दोबारा एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें यह देखा जाता है मैक्सिमम एग्ज़ामों में कि पहले के अपेक्षा हार्ड क्वेश्चन आते हैं और थोड़ी मेरिट भी बढ़ी रहती है। तो आप लोग इसको देखकर पीछे मत हटिए और आप लोग हमारा जो है कि यूपी पुलिस का टेस्ट सीरीज आप इस ऐप के द्वारा मात्र 21 रुपीज़ में आप लोग खरीदिए और इसको आप लोग टाइम देकर कि इतने समय में हमें यह पार्ट को कवर करना है, इतने समय में यह, और एक टाइम लगाकर आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको और बूस्ट दीजिए। धन्यवाद।